हेलो गाइस, और इस वीडियो में हम लोग करते हैं एक नया टॉपिक। और देखिए टॉपिक का नाम है, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है किसी चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। ठीक है, किसी चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का संचरण। तो ये वाला टॉपिक हमें करना है, तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं इसको। देखिए कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। और कोई चालक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे विद्युत क्षेत्र होगा तो डेफिनेटली सी बात है, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, आवेशित कण है। और आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के प्लस से वो अट्रैक्ट होते हैं और माइनस से दूर भागते हैं। तो पूरे वायर पे एक पूरा वायर या पूरा जो चालक मीडियम है, उस पूरे पे एक क्या काम करेगा? उस पूरे पे एक वो काम करेगा, विद्युत क्षेत्र है वो काम करेगा। और अगर विद्युत क्षेत्र काम करेगा, चार्जेस पे इंट्रैक्शन लगेगा, तो उस कंडीशन में जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो वैसे ही लगेगी जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में निकाली थी। इतनी देर तक हमने जो ये पूरा चैप्टर किया, हमने जो ये पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला सब कुछ किया, इसमें हम लोग शुरू में ही हमने रो को 0 रख दिया था और म्यू, इसके अलावा हमने धारा घनत्व को 0 रख दिया था। बट अब नहीं रखेंगे, क्योंकि अब माध्यम है वो कैसा है? चालक माध्यम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चालक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्वरूप कुछ निम्न हो जाएगा। और पिछले चैप्टर में हमने क्या निकाले थे विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए? मैक्सवेल समीकरण हमने निकाली थी डेल डॉट ई बराबर डेल डॉट ई ये हमने निकाला था रो अपॉन में एप्सिलन। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो यही तरीका सही है। ठीक है, इसके अलावा और तरीके से लिखना सही नहीं होगा। आगे देखिए, दूसरी हमने निकाली थी डेल डॉट बी, और वो क्या था? 0। इसके बाद तीसरी हमने निकाली थी डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी, या फिर हमको इसको लिख सकते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, बी के ऊपर डॉट और इसका। तो आई होप आपको ये 3 समीकरणें क्लियर हुई होगी। और लास्ट एंड फाइनल समीकरण हमारी क्या थी? लास्ट और फाइनल समीकरण थी हम लोगों की डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे प्लस में डी, जहाँ डी विस्थापन सदिश है, पिछले वाले चैप्टर में कराया था।
शायद इसी में कराया था। और विस्थापन सदिश का मान भी बताया था, जिसका मान विस्थापन सदिश का मान होता है, वैसे तो एप्सिलन नॉट ही होता है बट मीडियम के लिए होगा एप्सिलन। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको और भी पता है कि डी एप्सिलन ई नहीं होता, हाँ डी तो एप्सिलन ई ही होता है। ये डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे प्लस में डेल डी अपन में डेल टी होता है। अब मुझे याद आया, ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या कीजिए, जो इसको दे दो 1 नंबर इक्वेशन, इसको दे दो 2 नंबर इक्वेशन, इसको दे दो 3 नंबर इक्वेशन, इसको दे दो 4 नंबर इक्वेशन। डी आपको पता चल गया एप्सिलन ई होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ये आप 12th में पढ़ के आए हो। तो कुल मिला के उपरोक्त दोनों मान है वो समीकरण नंबर 4 में रखना। देखिए अगर उपरोक्त दोनों मान समीकरण नंबर 4 में रखोगे तो उस कंडीशन में जो डेल क्रॉस बी है वो आपका बन जाएगा म्यू, जे की जगह आप रख दो सिग्मा ई और प्लस में डेल अपॉन डेल टी और डी की जगह भी रख दो एप्सिलन, ऐसा कुछ। तो उस कंडीशन में डेल क्रॉस बी है वो इक्वल आ जाएगा किसके, वो इक्वल आ जाएगा म्यू सिग्मा ई। आई होप विजिबल तो होगा, है। और प्लस में एप्सिलन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेल ई अपॉन में डेल टी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो आप इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ई प्लस में एप्सिलन और डेल ई अपॉन डेल टी को कहते हैं ई का डॉट इसका। तो आई होप आपको ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एनीवे ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसका जो विद्युत क्षेत्र है और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी क्या समीकरणें होती हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की समीकरण होती है चूंकि तो किस समीकरण से दर्शाते हैं, इससे दिखाते हैं। E बराबर E0 1 की पावर ओमेगा टी। वैसे तो ओमेगा टी माइनस के आर होता है, बट एक बार के लिए R बराबर 0 मान लेते हैं। यानी जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो मूल बिंदु पर ही विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, तो स्थिति सदिश होगा ही नहीं। और B बराबर मान लेते हैं B0 की पावर आइटा ओमेगा टी। तो गाइस समझ में आया होगा। अगर E इतना है तो फिर डेल ई अपॉन में डेल टी कितना होगा, इसको कुछ नाम दे दो। समीकरण 4 तक आ गए ना, 4 क्या 5 तक आ जाओ।
छः का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल ई अपॉन में डेल टी वो इक्वल होगा E0 e की पावर आइटा थीटा का e की पावर आइटा थीटा ही हो जाएगा, गुणा अंदर वाली चीज़ आइटा ओमेगा टी का क्या होगा, ये होगा आइटा ओमेगा। तो डेल ई अपॉन में डेल टी कितना आएगा, ये आएगा और E0 e की पावर आइटा ओमेगा टी क्या है, e है, तो डेल ई अपॉन में डेल टी है वो आएगा आइटा ओमेगा। तो कुछ ऐसा, इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 8, और समीकरण 8 की जो वैल्यू है वो समीकरण 5 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 8 की वैल्यू है वो समीकरण नंबर 5 में रख दो, और उसके बाद गाइस इसको आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो भी, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ। तो देखो डेल ई अपॉन में डेल टी यानी ई डॉट भी बोल सकते हो इसको, उसकी वैल्यू आई आइटा ओमेगा ई, और ये ई डॉट की वैल्यू है ये वहाँ पे रख दो। ई कॉमन ले लो, ऐसा आ जाएगा आपका क्या, डेल क्रॉस बी। सही बात है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 9, और अब इक्वेशन 9 का दोनों तरफ कर ले लो। तो इक्वेशन 9 का दोनों तरफ कर्ल लेने पर, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, इधर होगा डेल क्रॉस बी, और इधर देखिए ये इतने सारी चीज़ कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डेल क्रॉस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्ल और डाइवर्जेंस है ये सिर्फ क्षेत्र के लिए जाते हैं, कांस्टेंटों के नहीं लिए जाते। तो कुछ ऐसा सीन है वो आ गया। और अब आपको पता है कि जो डेल क्रॉस ई है वो किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस ई बराबर होता है माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी। अगर नहीं पता हो तो आप पता करो। कैसे करोगे आप पता, आप जो मैक्सवेल की समीकरण नंबर 3 थी उसको देखो, उसमें मैंने बताया है कि डेल क्रॉस बी है, डेल क्रॉस ई है वो कितना होता है, वो होता है माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी। तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर लो। तो ये कैसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, डेल क्रॉस बी और म्यू और डेल क्रॉस ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस होता है या प्लस होता है, माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी होता है तो माइनस भी आएगा साथ में। तो ये सब कुछ आ गया। अब उसके अलावा अगर और बताऊं आपको, आप इसको और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हो, डेल क्रॉस बी
और ये इक्वल होता है किसके, माइनस म्यू सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलन, और इसको लिख सकते हो बी के डॉट का वेक्टर। डॉट का मतलब होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो 1 मिनट गाइस। ओके, आगे करते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे ही है। तो देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो ये सब कुछ तो चलो हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो डेल क्रॉस बी होता है, हम जानते हैं कि जो डेल क्रॉस बी है, ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है डेल डॉट बी, यानी डेल डॉट बी की प्रवणता और माइनस डेल स्क्वायर बी, यानी प्रवणता का स्क्वायर। लेकिन हमें तो एक चीज़ और भी पता है, जो मैक्सवेल की दूसरी समीकरण है उससे डेल डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। तब डेल क्रॉस बी है वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया माइनस डेल स्क्वायर। तो कर लोगे इसको, तो आगे देखते हैं, इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो आगे अगर देखें तो माइनस डेल स्क्वायर भी इसकी जगह आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी, और वो बराबर हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलन और बी का डॉट का वेक्टर, ऐसा कुछ। और अब अगर देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी है वो आ जाएगा म्यू सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलन बी का डॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 10। और सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से। तो सिमिलरली जो डेल स्क्वायर ई है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा म्यू, और सारे टर्म तो कांस्टेंट है, बट फिर वो समीकरण किसके लिए संतुष्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण संतुष्ट होगी, कुछ ऐसा। तो इसके कारण संतुष्ट होगी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 11 में। अब यदि समीकरण 10 और 11 में जो ये टर्म है, ये वाले दोनों टर्म, इन टर्म्स को अगर किसी कांस्टेंट गामा का स्क्वायर मान लिया जाए, कोई कांस्टेंट गामा भी मान सकते हो, गामा का स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई कांस्टेंट का स्क्वायर मान लिया जाए म्यू सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलन, तो समीकरण 10 और 11 है
उनका रूप कुछ निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा? डेल स्क्वायर बी है वो बराबर होगा गामा स्क्वायर बी के, और डेल स्क्वायर ई है वो बराबर होगा गामा स्क्वायर ई के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोई भी तरंग होती है, कोई भी तरंग है, उसका समीकरण कुछ ऐसा ही होता है। y बराबर क्या होता है? a sin ओमेगा t। अगर इसका स्क्वायर करो, इसका आकलन करोगे dy अपॉन dt तो आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। दोबारा अगर करोगे तो इसका हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, और a साइन ओमेगा t को वापस क्या लिख सकते हो? y। तो किसी चीज़ का स्क्वायर अगर उसी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल आ जाता है y के या y के डॉट के, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि जो ये वाले जो आपके मतलब ये वाली जो समीकरण है वो किसी तरंग को डिनोट करती है। तो इन दोनों समीकरण से ये क्लियर होता है कि अतः किसी भी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय तरंगे हैं, उनका स्वरूप है वो बरकरार रहेगा, यानी वो किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होगी, किसी और ऊर्जा के रूप में चेंज नहीं होगी। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कर लोगे इसको? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो देखें, चलिए गाइस देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, एक थोड़ा सा यहाँ थोड़ा देख लेना, और तो कुछ नहीं है। कहाँ गई वो इक्वेशन? ये रही। हाँ, यही इक्वेशंस है। इनमें जो डेल बी अपॉन में डेल टी है, यानी बी का डॉट है, ये बी का डॉट निकाला जा सकता है। किससे? हमने दो समीकरणें मानी थी कि b बराबर b0 e की पावर आइटा ओमेगा टी, तो वहाँ से ये b डॉट है ये निकल सकता है, और ये आएगा आइटा ओमेगा b0 e की पावर आइटा ओमेगा टी। सही बोल रहा हूँ मैं? तो जो b है वो आइटा ओमेगा b के इक्वल आ जाता है। b का डॉट डेल बी अपॉन डेल टी है वो इक्वल आ जाता है किसके? आइटा ओमेगा b। तो जो b का डॉट है उसको यहाँ से अवकलन करके, दोहरा बताता हूँ, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया ऐसे का ऐसे। अब इसके अंदर जो b का डॉट है और जो e का डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है? b के डॉट का मतलब होता है डेल बी अपॉन में डेल टी, और e के डॉट का मतलब होता है डेल ई अपॉन में डेल टी। तो जो b का डॉट है उसको निकाला जा सकता है। कैसे? b होता है b0 e की पावर आइटा ओमेगा टी। ये किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण होती है।
इसका एक बार अवकलन करो तो डेल बी अपॉन डेल टी यानी बी डॉट निकल आएगा, और बी ज़ीरो तो कांस्टेंट है, ई की पावर आइटा ओमेगा टी का ई की पावर आइटा ओमेगा टी गुना अंदर वाली चीज़ आइटा ओमेगा टी का आइटा ओमेगा। तो ये बी ज़ीरो ई की पावर आइटा ओमेगा टी विजिबल तो है ना, थोड़ा विजिबिलिटी में भी दिक्कत है, मैं नीचे समझाता हूँ। देखिए b इज इक्वल टू, यहाँ समझाता हूँ, b इज इक्वल टू होता है b ज़ीरो ई की पावर आइटा ओमेगा टी। तो डेल बी अपॉन में डेल टी क्या आएगा, b ज़ीरो बाहर ले लिया, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x और गुणा अंदर वाली चीज़ यानी आइटा ओमेगा। और अब इसको पूरे को लिख दो वापस b, तो डेल बी अपॉन में डेल टी होता है आइटा ओमेगा b। तो b डॉट है उसको हर जगह लिखा जा सकता है आइटा ओमेगा b। ऐसे ही e डॉट है उसको भी e ज़ीरो और e की पावर आइटा ओमेगा टी से लिखा जा सकता है आइटा ओमेगा e। और फिर ये जो आइटा ओमेगा समेत जो है उस पूरे को क्या माना था, गामा की स्क्वायर, ऐसा करना है, ठीक है। और अब एक चीज़ और भी समझाता हूँ, मैंने पहले भी समझाई थी आपको कि सेकेंड ऑर्डर के जो डिफरेंशिएशन होते हैं, सेकेंड ऑर्डर के जो डिफरेंशिएशन होते हैं ये वाले y इज इक्वल टू, जैसे कोई तरंग है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई अपॉन डी टी तो वो होगा a साइन ओमेगा टी का अवकलन कोस ओमेगा टी और गुना अंदर वाली चीज़ का अवकलन ओमेगा। दोबारा करो तो a ओमेगा का a ओमेगा, कोस का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी और गुना अंदर वाली चीज़ ओमेगा टी का ओमेगा 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 की स्क्वायर। और अब आपको पता है a साइन ओमेगा टी क्या होता है, y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। और ये किसी तरंग की समीकरण होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, ये किसी तरंग की समीकरण होती है। और अब हमने जब यहाँ निकाला तो डेल स्क्वायर बी बराबर गामा स्क्वायर इंटू में वापस बी, जैसे यहाँ डेल स्क्वायर वाई बराबर इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को डेल स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, और ये बराबर है वाई वापस माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो वैसे ही डेल स्क्वायर बी है वो वापस बराबर है ओमेगा स्क्वायर बी के। और इसीलिए हमने इस इतने कबाड़ को ओमेगा गामा स्क्वायर माना है, ताकि इनका जो रूप है वो ऐसे लगने लगे कि ये एक तरंग का ही रूप है। तो तरंग है, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसका रूप विकृत नहीं होता जब वो किसी मीडियम से होके गुजरती है, उसका रूप है वो जैसे का तैसा रहता है। तो फिर चेंज क्या आता है, ऐसा को क्या कोई चेंज आता है जब कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो किसी चालक पदार्थ से होके जाती है? देखते हैं, आगे देखते हैं कोई चेंज आता है क्या, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो एक बार मैं इधर इरेज कर रहा हूँ इसको। और इसको भी रेस कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं। देखिए अब हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो गामा का स्क्वायर है वो इक्वल आया था किसके, गामा का स्क्वायर इक्वल आया था आइटा ओमेगा म्यू और इनटू में सिग्मा प्लस आइटा ओमेगा एप्सिलन के, इसके इक्वल आया था। और यहाँ से जो आपका गामा है वो इक्वल आ जाना चाहिए किसके, गामा है
वो इक्वल आ जाना चाहिए।